परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में करके दिखाया है और यह तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है, एक नई पहचान, एक नया भारत, जिसे हर नागरिक गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक मजबूत भारत। दुनिया में उसकी अपनी एक धमक है, अपनी पहचान है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं दबा सकता। आज भारत जो कहेगा दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होती है। यह नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। क्या विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों, क्या सड़क की कनेक्टिविटी, क्या रेल की कनेक्टिविटी, क्या एयर की कनेक्टिविटी, इन सब के साथ साथ जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार ने इस दौरान विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर गरीब को उपचार की सुविधा प्राप्त हो, हर गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा हो, हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है। विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो। नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज बात होने वाली है पाकिस्तान को लेकर के। भिखमंगा पाकिस्तान, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस खास पेशकश में आपको पता चलेगा, क्योंकि पूरी तस्वीर पाकिस्तान की लगातार साफ हो रही है कि कैसे दुनिया भर से पाकिस्तान को लेकर के अलग अलग तरकिया, जहां पाकिस्तान अभी तक आतंक को लेकर के परेशान, आतंक को लेकर के दुनिया को परेशान कर रहा था, तो अब यहां भिखारियों को लेकर के कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान भले ही कितनी ही डींगे हाँक ले, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं। सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दी थी कि अपने देश से भिखारियों को यहां पर आने से रोको, बावजूद इसके नहीं रोका गया। अब भिखारियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हो गया डब्बा गोल, हो गया खेल। आतंकियों का पनाहगार है, काम गिड़गिड़ाना है, बार बार जलील होना आदत है और नाम पाकिस्तान है। ये हम नहीं कह रहे, ये सब तो खेला हो गया है। आंकड़े आ गए हैं और ये सब बातें रिपोर्ट में तो आ ही गई हैं, लेकिन इसके साथ ही भिखमंगे पाकिस्तान के मंत्री ने भी कबूल कर लिया है। और कबूलनामा ऐसा कि जिससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान भिखमंगा है, क्योंकि विदेशों में पाकिस्तान का नाम इतना रोशन हो गया है कि अब उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान का पीएम हो या आम नागरिक, लेकर तो कटोरा ही घूमते हैं,
पीएम साहब विदेश में नेताओं के आगे भीख मांगते तो आम नागरिक मस्जिद, धार्मिक स्थानों या सार्वजनिक स्थानों पर हाथ फैलाते। अब तक तो पाकिस्तान के पास 2 अचीवमेंट थी, एक आतंकवाद और दूसरी गरीबी। लेकिन अब एक और अचीवमेंट मिल गई है और वो है भिखमंगे की। इस अचीवमेंट से पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 56,000 भिखारियों को देश से बाहर निकाल दिया है, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ये लोग उमराह या विजिट वीजा पर सऊदी पहुंचते थे और मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थलों के बाहर भीख मांगकर तीर्थ यात्रियों को परेशान करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश में पकड़े गए लगभग 90% भिखारी पाकिस्तान मूल के हैं। इस आंकड़े ने पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच गंभीर चिंताओं को पैदा कर दिया है। अकेले सऊदी में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भिखारी कई देशों में भीख मांगते हैं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के भिखारी, उमरा या हज के बहाने सऊदी जाते हैं भिखारी। सऊदी में ही रहने लग जाते हैं पाकिस्तानी भिखारी। हज पर आए लोगों से भीख मांगते हैं पाकिस्तानी भिखारी। अजरबैजान और कतर में भी भीख मांगते हैं भिखारी। दुबई, कंबोडिया और म्यांमार में भी जाते हैं पाकिस्तानी भिखारी। पाकिस्तान में भीख मांगने का धंधा एक उद्योग की तरह पनप रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के अनुसार पाकिस्तान के भिखारी पूरे साल में 42 अरब रुपए कमाते हैं। ये भीख मांगने के लिए देश से बाहर ही जाते हैं। वहीं सऊदी, यूएई ने पाकिस्तान को बार बार वार्निंग दी है कि वो अपने भिखारियों पर लगाम लगाए। दबाव के बीच पाकिस्तान ने हजारों पाकिस्तानियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, यानी अब ये पाकिस्तान देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ने 66,154 यात्रियों को उड़ान भरने से रोक दिया। पाकिस्तान में भीख मांगना तकनीकी रूप से गैर कानूनी है। 1958 का एक कानून है, आवारागर्दी अध्यादेश, जिसके अनुसार भीख मांगने या अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। फिर भी वहां इसे संगठित रूप से अंजाम दिया जा रहा है और शासन का इस पर कोई जोर नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जोर नहीं चल रहा है या वो रोकना ही नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान की कमाई तो भिखारियों से ही हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जरा स्थितियों को समझे। किन देशों में है पाकिस्तानी भिखारी? सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के भिखारी हैं। देखिए सऊदी अरब, जहां ये लोग जाते हैं लेकिन वापस आने में काफी ज्यादा इनको घबराहट होती है। उम्रा या हज के बहाने पहले ये जाते हैं या फिर भेजे जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। सऊदी में ही रहने लग जाते हैं पाकिस्तानी भिखारी, तो एक बार आप इन्हें विदेश पहुंचाइए तो वापस आने का नाम नहीं लेते हैं ये लोग। हज पर आए लोगों से भीख मांगते हैं और क्योंकि हज करने के लिए लोग पहुंचते हैं तो जरूर इनको अपने अच्छे कर्मों के निर्धारण के लिए भीख दे देते हैं। लेकिन ये भीख का आंकड़ा जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बन जाए तो सवाल तो लाजमी है उठने। दुबई, कंबोडिया और म्यांमार में भी ये भिखारी पहुंचते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 56,000 डिपोटेशन जो इस बार हुई है और इसके बाद लगातार सवाल उठते हैं। ये तस्वीरें दुबई, कंबोडिया और म्यांमार से में ये भिखारी जाते हैं। तो किन देशों में पाकिस्तानी भिखारी हैं वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जहां लगातार देखिए सवाल इस बीच कई सारे बनते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लोग कह लीजिए या फिर देखिए हाल ही में मामला सामने आया था जब जापान से 22 खिलाड़ियों को, जो कि फेक टीम बना करके यानी झूठी टीम बना करके जापान गए थे ये लोग, जहां पर जापान में इनकी जांच होती है, फुटबॉल टीम बना करके ये 22 लोग पहुंचते हैं जिनको पकड़ लिया जाता है और फिर पाकिस्तान भेज दिया जाता है। कौन कौन से देश में पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती नहीं कराई है? सऊदी अरब, देखिए गल्फ कंट्रीज में जाकर के अपनी बेइज्जती कराते हैं जब यहां पर
मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ही, देश ही जब इनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान बार बार ये दावा करते हैं कि बहुत इज्जत है बाकी देशों में, उनकी यही इज्जत है उनकी। ये पहली दफा नहीं है जब पाकिस्तान के भिखारियों को निकाला गया हो या उनको पकड़ा गया हो। इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आए हैं और बरकरार पिछले 5 सालों से लगातार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। चलिए तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अमित तिवारी, विदेश मामलों के जानकार, यूके देवनाथ, रिटायर ग्रुप कैप्टन, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। प्रज्ञा गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ बनेंगे। और नदीम जमाई, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ कुछ ही देर में बनेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। अमित तिवारी जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की नजर आ रही है, इन तस्वीरों को कैसे देखा जाए? जिस तरह से आप लोग, नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को अमित तिवारी की तरफ से नमस्कार। मैं सबसे बड़ी बात जो आपने साझा करी, पूरी रिपोर्ट आपकी सुन रहा था, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है कि आपने कहा कि रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे जब ये लोग जाते हैं, हज उम्रा के लिए जाते हैं, तो वहीं पे रह जाते हैं और वहां पे फिर उसका एक दूसरा जो गैंग है, बेगर्स गैंग, उसकी शुरुआत होती है। अन्य देशों में जिस तरह से आपने बताया, कंबोडिया, चाहे हम दुबई की बात करें, चाहे सऊदी अरब की बात करें, चाहे हम अन्य मलेशिया में भी देखेंगे, तो जिस तरह से ये पूरा एक गैंग एक्टिव है। चाहे जापान के आप खिलाड़ियों की बात कर रही थी कि 22 खिलाड़ी वहां पे पकड़े गए, फिर उनको डिपोर्ट किया गया। इनको खिलाड़ी नहीं कह सकते आज की क्योंकि ये फेक टीम बना करके पहुंचे थे ये लोग। जी 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 जी, टीम बना के, फुटबॉल की टीम बना के वहां पे पहुंचे, फिर इनको वहां पे पकड़ा गया, जांच की गई, उसमें पाया गया कि ये एक पूरा फेक ग्रुप है जो टीम प्लेयर बना के यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी घटना आपने बताई कि 56,000 लोगों को लगभग सऊदी अरब से जो है डिपोर्ट किया जा रहा है। आपने कई सारी रील्स भी देखी होंगी कि हमारे भारतीय जब दुबई जाते हैं या अन्य एयरपोर्ट के आसपास होते हैं या मॉल के पास होते हैं, तो बहुत बार कई भारतीयों ने प्रयास किया है कि इनके जो नकली जो इन्होंने अपना एक चेहरा लगा रखा है, लोगों को ये भारतीय बताते हैं, पाकिस्तानी नहीं बताते हैं। बहुत बार पाकिस्तानी के नाम पे इनको भीख भी नहीं मिलती है। ये अब बताते हैं कि हम भारतीय हैं। तो कई बार हमारे YouTube के चैनल के जो लोग थे, कई बार जो यूट्यूबर थे, उन्होंने इसका खुलासा भी किया है कि कैसे ये पाकिस्तानी जो है भारतीय बन के जो है भीख मांग रहे हैं और भारत देश का नाम खराब कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल आपके चैनल ने की है कि आज हम लोग जो है इनको उजागर कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड पूरी तरीके से जो है इनको हम, इनका चेहरा जो है साफ साफ दिखा रहे हैं, ताकि लोग देख पाए कि पूरे विश्व में ये कैसे हमारा ही नाम खराब करते हैं, भारत का नाम लेते हैं ये लोग कि हम भारतीय हैं। अमित जी आएंगे आपके पास, हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जरा रुक करवा दें हम। प्रज्ञा गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए इन्हें भी। नदीम जाइम जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। नदीम जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। मेरी नदीम साहब, 56,000 डिपोटेशन, ये आंकड़ा है या आपकी चार्टशीट है? देखें, लोगों को डेपोटेशन होना और दूसरे मुल्कों से निकालना, ये कोई नेशनैलिटी का मसला है कि किसी पाकिस्तानी होने पे उनको निकाला गया है? देखें, पाकिस्तान में भी उसी तरह गुर्बत है जिस तरह भारत में है और दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों में है। गुर्बत एक मसला है, नेशनैलिटी मसला नहीं है। शायद आपको इन चीजों के सुन के हैरत होगी कि आज भी भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं। अच्छा, तो किस तरह बंदा गुर्बत को गल्फ कंट्री से भारत के लोग निकाले जा रहे हैं क्या नदीम साहब? ये मुल्क है या एक्सपोर्ट सेंटर है, ये बताइए जरा। अभी गल्फ में सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो उनमें इंजीनियर्स भी हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो गल्फ कंपनियां चला रहे हैं, उसके हेड्स पाकिस्तानी हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो बैगर्स हैं या किसी ऐसे वीजे की बुनियाद पे एक सेकंड नदीम साहब, जानकारी के लिए बता दें, हम नहीं कह रहे। नदीम साहब एक मिनट, आप शायद थोड़े से गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये जो आंकड़े हम लेकर के आ रहे हैं, आप ही के मंत्रालय से आंकड़े सामने आते हैं। ये बात जो हम कह रहे हैं, ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं, आप ही के चैनल्स पर आप ही लोग पूछते हैं, वही सवाल हम दोहरा रहे हैं।
कहिए। पाकिस्तान की FIA ने इसकी तस्दीक की है, ये रिपोर्ट पाकिस्तानी FIA ने दी है। तो पाकिस्तानी FIA ने बहुत सारे लोगों को यहां से जाने से भी रोका है। अगर वो स्किल्ड नहीं है और उनको वो वाला स्किल्ड वीजा मिल चुका है तो उन्होंने उनको रोक लिया है। बहुत सारी ये जो डिपोर्ट करने वाली बात है, डिपोर्ट का लफ्ज गलत है। बहुत सारे लोगों को उनके पेपर्स की बुनियाद पे पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान में रोक लिया है। लिहाजा ये रिपोर्ट भी उस तरह से इतनी ऑथेंटिक नहीं है जिसकी आप बात कर रही हैं। तो डिपोर्ट नहीं तो एक्सपोर्ट बोलते हैं, लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, भेज रहे हैं आप, किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर आपके आर्थिक जी कहिए। जी पाकिस्तानी FIA ने यहीं पे रोक लिया है उनको, उनके वैलिड वीजा होने के साथ साथ उनके पेपर्स में, इमिग्रेशन में जहां जहां प्रॉब्लम थी उसकी वजह से रोका है। और बहुत सारे लोगों को चेक किया गया है कि क्या ये अगर वेल्डिंग की बुनियाद पे जा रहा है तो ये सही वेल्डर है, स्किल्ड है या नहीं है। आप जरा गौर से रिपोर्ट पढ़ें। डिपोर्ट करना कुछ और चीज होती है, किसी मुल्क से निकालना और चीज है, किसी मुल्क से उड़ने ही ना देना वो एक अलग चीज होती है। ये तो अब नहीं साहब समझिए, 56,000 का ये आंकड़ा है जो सऊदी अरबिया से सामने आता है, जिसमें से 24,000 जो आंकड़ा है नदीम साहब वो 2025 का, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा। इसके अलावा म्यांमार से है 2400। नहीं समझिए एक बात, दुबई से भी ये आंकड़ा सामने आ रहा है। आप अगर कह रहे हैं कि ये शब्द गलत है, रोक लिया गया, तो रोका अभी गया है। 66,000 के अमूमन आंकड़ा है जिन्हें रोका गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन पाकिस्तान में हम बड़े अरसे से ये रिपोर्ट करते आ रहे हैं चीजें कि हुकूमत पाकिस्तान, हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो जानबूझ के लोगों के पेपर्स चेक करके FIA को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो पाकिस्तानियों को, उन पाकिस्तानियों को जिनके पास स्किल नहीं है मगर उनका वीजा आ चुका है, नदीम जी आप मामला, आप मुद्दा घुमाते नजर आ रहे हैं, आप हवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार, और आपको ये मानना होगा ये शर्मिंदगी है, आपकी अपनी नीतियां को जरा ठीक करना होगा। नदीम जी क्या कह रहे हैं आप पत्रकार हैं, आप बात समझिए कि सरकार से आप ये बात तो जरूर कहेंगे कि नीतियां संभालने की जरूरत है। नीतियां संभालेंगे तभी तो देश संभलेगा, है ना? कब तक साजिश करते रहेंगे? एक सहाफी, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं चीजें बता रहा हूं। अगर आप मुझे एक पाकिस्तानी होके कहेंगी तो मैं बड़ी अच्छी तरह से फिर पाकिस्तान को डिफेंड कर लूंगा। हम तो ऑलरेडी इस बात के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान में इस बात पे आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में इन लोगों को क्यों रोका जा रहा है। चलिए ठीक है। प्रज्ञा जी भी हमारे साथ बनी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक। प्रज्ञा जी, जो तस्वीरें नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के, कैसे देख रही है? पासपोर्ट के हिसाब से जरा आप बताइएगा। आप म्यूट हैं, शायद से अनम्यूट करिए प्रज्ञा जी। हेलो जी, हेलो जी कहिए, आपकी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। चलिए ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आते हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। डिफेंस के क्षेत्र में अगर हम जाएं सर, तो कैसे इसको देखा जाए? क्योंकि जहां की पासपोर्ट ही रेड जोन में अब पहुंचती नजर आ रही है, रक्षा की बात वो करते नजर आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा वहां की सेना कहती नजर आती है हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत मजबूत हैं। ये है मजबूती उनकी? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर ठीक है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की इनकम बहुत कम है। ऐसे हालत में जो थोड़ा बहुत उनका रेवेन्यू सरकार जमा करती है, वो रेवेन्यू से वो देश की तरक्की के लिए काम ना करके उसको देश की आर्मी नेवी एयरफोर्स में खपा देते हैं। उसमें से कुछ अगर बच जाता है तो वो आतंकवादियों को तैयार करके भारत में भेज देते हैं। देखिए, ये तो FIA की रिपोर्ट है। FIA के जो डायरेक्टर जनरल हैं रिफात मुख्तार, उनका रिपोर्ट है कि 51,000, ये उनकी इंटरनल रिपोर्ट है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि 51,000 पाकिस्तानियों को विदेश में भीख मांगने जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। वो जा रहे थे वर्क वीजा पर, टूरिस्ट वीजा पर, या उम्रा यानी धार्मिक वजह से वो जा रहे थे मक्का मदीना या किसी भी देश में। इनको रोका गया क्यों? इनको इसलिए रोका गया क्योंकि जब इनसे चेकिंग की गई, इनका इंटरव्यू लिया गया, तो पता लगा कि इनके पास वर्क वीसा है लेकिन ये उस काम को जानते नहीं है, और इनके पास वर्क वीसा है लेकिन किस कंपनी ने इनको इनवाइट किया है वहां काम करने के लिए वो चिट्ठी नहीं है।
ये टूरिस्ट के हिसाब से जा रहे थे कुछ देशों में, पता लगा भीख मांगने जा रहे हैं। जब इनसे सवाल जवाब किए गए तो पता लगा कि इनकी तो इनकम ही नहीं है। जब इनकी सालाना इनकम आएंगे पिछले नदीम 3 साहब। साल के लिए देखी गई तो देखा गया जब पाकिस्तान में इनकी इनकम नहीं है तो बाहर बतौर टूरिस्ट कैसे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो उम्रा के लिए जा रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो बताइए, जो धर्म का नॉलेज होता है कुछ बताइए उसके बारे में। आपने पाकिस्तान में धर्म के बारे में क्या सीखा है? सब लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सबको धर्म के बारे में आइडिया होता है। देखा गया कि उनको धर्म के बारे में कोई खास आइडिया नहीं, लेकिन वो जा रहा है उम्रा के लिए। इससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि हजारों जो हैं वो पहुंच गए डेस्टिनेशन में। देखिए, एफआईए ने रोका, गुड, उनको सही 10 में बात से है। 10 नंबर दे दिए। ठीक। लेकिन जो पहुंच गए हैं वह पाकिस्तान, जो सऊदी पहुंच ये गए, जो बात यूएई आप पहुंच कैप्टन गए, साहब आप जो कंबोडिया बात पहुंच कहते गए, नजर आ रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात। बिल्कुल 6 से 7 लाख जो लोग हैं वो जरूर विदेश जाते हैं पाकिस्तान से, लेकिन वापस जो आते हैं वहां जो रुक जाते हैं वो भी आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर वापस आने वाले 4 लाख या फिर 3 लाख ही रहते हैं जो वापस आते हैं यहाँ पर, जो आंकड़े देखने को। नदीम साहब जरा इस पर गौर फरमाइएगा तमाम मेहमान। पाकिस्तानी भिखारी जो हैं, ये 2024 का आंकड़ा एक बार आपको बताऊंगी, इस पर जरूर मैं सबके रिएक्शंस चाहूंगी। ये आंकड़ा हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि ये इतना पैसा ये कमाते हैं पाकिस्तानी भिखारी, यानी पाकिस्तान के कुल जीडीपी के 12% और सालाना बजट के 61% है। ये पाकिस्तान से रिपोर्ट सामने आया था। नदीम साहब एक छोटा सा रिएक्शन, फिर प्रज्ञा जी के पास। देखिए, पहली बात तो ये है कि भिखारी को कभी वीजा नहीं मिलता। भिखारी का कैसे पता चलेगा कि ये भीख मांगने के लिए जा रहा है? तो लिहाजा भिखारी वाला लफ्ज जो आप लोगों ने ऐड किया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर वीजे किसी स्किल पे लगे हैं या वीजे किसी टेक्निकल काम के लिए लगे हैं, जो काम उसने करने जाना है, तो वो ये तो नहीं बताएगा कि मैं भीख मांगने जा रहा हूँ। लिहाजा भीख वाली बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि उसका कैसे पता चल गया कि ये भीख मांगने जा रहा है, पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज ये है कि देखे, पूरी दुनिया में गुर्बत का मसला चल रहा है। भारत मेरा ख्याल है सबसे बड़ा पॉपुलेशन का मुल्क है और इसमें सबसे ज्यादा गुर्बत है। सबसे ज्यादा लोग भारतीय दुनिया भर में डंकी लगा के भी जाते हैं। आप जरा देखें, अपने आंकड़े चेक करें तो आपने आपको नजर डंकी आएंगी बहुत आतंक सारी सबको चीजें, मगर पीछे ये छोड़ मसला दिया और है भीख को भारत- लेकर अब आगे आ चुके हैं आप। देखिए- ठीक है नदीम साहब, रहने दीजिए। प्रज्ञा जी, क्योंकि लगातार ये ठीक है नदीम साहब, रख लिया आपने अपनी बात। मेरी बात प्रज्ञा, जरा सुन नहीं लीजिए। ठीक है, आप एक ही राग अलापते रह रहे हैं। प्रज्ञा जी, जो तस्वीरें नजर आ रही है इस बीच, दुनिया भर में बार बार पाकिस्तान जलील हो रहा है, तस्वीरें नजर आ रही है, पासपोर्ट का मसला शुरू हो जा रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ की आम जनता बहुत परेशान भी नजर आती है बहुत सी जगह पे। आएंगे नदीम साहब, शांति रखिए। प्रज्ञा जी, देखिए, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान देश ने ये जो भीख मांगने का जो सिलसिला है ना, इसको एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी के रूप में बना लिया है। ये हम नहीं कह रहे कि ये भीख मांग रहे हैं, ये आप ही के लोग, आप ही के जो धर्म के जो लोग हैं, जो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ठीक है ना, वही लोग बोल रहे हैं, वही लोग चेतावनी दे दे के परेशान है कि भाई इस ये जो मुद्दा है, ये जो वहां पर उम्रा वीजा के नाम पे और हज वीजा के नाम पे जो आप लोग जो जाके उधर पे जो भीख मांग रहे हैं, अच्छा, उसके मुझे एक बात लिए छोटी सी उन्होंने ही बताएंगे रिपोर्ट किया कि है। ये अगर आप वीजा ही के वीजा धर्म के उसका लोग उम्रे हैं के जो लिए आपको लगा रिपोर्ट है या करते हज हैं। के लिए लगा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये भीख मांगने जा रहा है? और अरे दूसरी चीज, आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाइए ना, आप जांच बढ़ाइए ना, कैसे पहुंच जा रहे हैं भीख मांगने के लिए? मैं अपने बताता देश हूँ। में नहीं ग्रुप मिल रहा है, कैप्टन दूसरे साहब देश अभी में कह जाके रहे भीख थे, मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, कैप्टन साहब बीच में मत अभी बोलिए। फरमा रहे प्रज्ञा जी, थे। आएंगे नदीम साहब प्लीज। प्रज्ञा जी, देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि 56,000 जो लोग हैं वो डिपोर्ट किए गए। मुद्दा आज ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने जो भीख मांगने का तरीका है ना, इसको एक रूप दे दिया है, एक बड़ा रूप दे दिया है, ठीक है ना। और ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, और ये काम पाकिस्तान कर रहा है। इनके स्वयं के धर्म के लोग, वो जो मुल्क हैं, जो यूएई है, अपना सऊदी अरेबिया है, ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई यहाँ से इनको हटाओ, यहाँ से इनको हटाओ। बार बार वो चेतावनी दे रहे हैं। किसी भी संप्रभु देश की नीतियों को आप इस तरीके से, अब वो उम्रा वीजा के लिए तो मना नहीं कर सकते, तो उनको तो अलाउ करना पड़ता है, लेकिन आप उनकी नीतियों का, उनके
उनकी जमीन का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, वो तो एकदम सरासर गलत है। प्रज्ञा जी, एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब आपसे चाहेंगे हम कि पाकिस्तान में लगातार ये भीख की पूरी इंडस्ट्री बनती जा रही है, जिम्मेदारी किसकी, वहां की सेना की है या फिर सरकार की है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और सेना दोनों की जिम्मेदारी है, और सेना तो डीप स्टेट हो गया वहां का, और सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। सरकार को ही कुछ करना होगा, सेना ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, जिस तरीके से एक मुल्क चलना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलना चाहिए, वो तो उधर पे हो नहीं पा रहा है। वो जब तक नहीं होता है तब तक कुछ हुआ नहीं जा सकता। सेना के भरोसे देश छोड़ दिया है तो वो, उससे देश का भविष्य नहीं है। सरकार को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हालांकि सरकार कमजोर है, उस पर इन लोगों को काम करना है। ठीक है, ठीक है। चलिए अमित जी, क्या ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है अब वो रेड फ्लैग बन चुका है? निश्चित तौर पर रेड फ्लैग अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से, चाहे जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज की बात करें जिनके ये मसीहा बनने का प्रयास करते हैं, चाहे सऊदी की हम बात करें, चाहे तुर्की की बात करें। अभी तुर्की में एक घटना हुई थी जहां पे कई सारी महिलाओं ने इनके ही जो पाकिस्तान की महिला थे, उनके बच्चे थे, उनको मेट्रो से उनका सामान निकाल के फेंक दिया। तो जिनको ये लोग मसीहा समझते हैं, तुर्की जैसे कंट्री है, वहां पे भी इनको जो है सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है, इनके लोगों को वहां से भगाया जाता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप किसी भी बड़े देश में, चाहे हम लंदन की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे किसी भी बड़े से बड़े हम मुल्क की बात करें, वहां पे पाकिस्तानी भी अगर हम पासपोर्ट की बात करते हैं तो कितने बार चेकिंग होती है। अगर एक आम आदमी भी, एक बिजनेसमैन भी जाता है इन बड़े देशों में तो दसियों बार कपड़े उतार के चेक करते हैं। आपने कई बार वाकया देखा होगा, इनके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के जो है कपड़े तक उतारवा दिए गए थे। और भिखारी की जिस बात से नजीम जी को जो है बार बार इत्तेफाक कर रहे हैं, बार बार वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो आखिर जो पाकिस्तान के जो आर्मी के जो चीफ हैं, जो इसमें सीडीएस भी बन गए हैं, वो अमेरिका के सामने बार बार क्या करने जाते हैं, क्या भीख मांगने जाते हैं? इनके शहबाज शरीफ साहब हर जगह कटोरा लेके खड़े रहते हैं। अगर पाकिस्तान को अमेरिका पैसा ना दे तो क्या वो इनका देश चल सकता है? क्या इकोनॉमी का जितना भी इनको इकोनॉमी है उससे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का कर्जा है? तो जिस तरह से चाइना लगातार इनको कर्जा दे रहा है, चाहे हम सिंध की बात करें, चाहे हम ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, जिसमें पीओके की हम बात करें, क्या जिस तरह से इनका जो है चाइना के थ्रू ये लोग कर्जा पे कर्जा लेके जा रहे हैं वहां पे, तो क्या है, वो कहीं ना कहीं अपनी एक एक इंच जमीन बेचे जा रहे हैं लगातार। बलूच आर्मी के, बलूच लोगों के ऊपर किस तरह की ये लोग घटना हो रही है, जग जाहिर है, दुनिया जान रही है, यूएन ने उसका जो है संज्ञान लिया है। जो अगर बिगर गैंग से जो है आपको अगर नफरत है या फिर आपको उस शब्द से दिक्कत है, तो आप अपने देश के जो मामहीन आपके हैं, जो देश आपकी सरकार चला रहे हैं, वो लोग दूसरे देशों में जब पैसा मांगने जा रहे हैं, जब आपके पास खाने को नहीं है, आटा आपका 400 रुपए, दूध आपका 500 रुपए किलो है, आपके यहाँ पानी की किल्लत है, अगर भारत पानी रोक दे तो आप लोगों का आधा देश जो है प्यासा मर जाएगा। आप इस तरह की हालत में बैठे हैं, फिर भी आपको भिखारी शब्द से नफरत हो रही है, भिखारी शब्द से आपको विरोध हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? तो आप पहले अपने हालात, अमित जी, ये चाइना और अमेरिका तक सीमित नहीं है, या यहाँ पर गल्फ कंट्रीज ही बहुत परेशान हो रही हैं कहीं ना कहीं। नदीम जी, इस पर रिएक्शन आपका लेंगे, लेकिन एक सवाल कैप्टन साहब आपसे, जिस देश की साख टूट जाए क्या उसकी सुरक्षा अपने आप कमजोर नहीं हो जाती? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अगर अंदर से गरीबी है, भुखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्राइम इतना बढ़ रहा है, तो देश अपने आप अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। मैं मेरे पाकिस्तानी दोस्त से एक चीज पे सहमत हूं कि इंडिया में भी गरीबी है, लेकिन हम इंडिया से, हमारे लोग दूसरे देश में जाकर भीख नहीं मांगते हैं। इंडिया में अगर गरीबी है तो भारत सरकार ने अलग अलग स्कीम दी हुई है, जिसके तहत गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको हम अनाज फ्री में देते हैं, कुछ नगद कैश भी दिया जाता है ताकि वो नौकरी मिलने तक अपने देश में आजाद रह सके। हम हमारे यहाँ से कहीं दूसरे देश में भिखारी नहीं भेजते हैं। अब सऊदी एम्बेसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वहां पर सऊदी में होता क्या है कि जब ये भिखारी पकड़े जाते हैं तो वो पहले छुपाने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान से हैं,
फिर जब उनको डिपोर्ट किया जाता है तो पाकिस्तान की सरकार भी इनिशियली डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ हज के लिए गए थे। तो पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है। देखिए, ये रिक्रूट करते हैं, ये अलग अलग गांवों में जाकर, छोटे छोटे शहरों तबकों में जाके लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लालच देते हैं कि हम तुम्हें, ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट हैं, गैंग्स हैं, कि ये गरीब लोगों को कहते हैं हम तुम्हें हज के लिए भेजेंगे, तुमको एयर टिकट जाने के लिए, एयर टिकट आने के लिए, और वहां सऊदी में रहने की तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, तुम्हें सिर्फ हमारी शर्तों का मानना पड़ेगा। और जब वह एक बार सऊदी में पहुंच जाते हैं तो उनको अलग अलग धार्मिक स्थलों के अंदर जाकर भीख मांगने की हिदायत देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाइड करते हैं, और वहां पर इनके टीम लीडर होते हैं जो कि इन भिखारियों के ऊपर नजर रखते हैं। और रोज शाम को जितना कलेक्शन हुआ है, किस पाकिस्तानी भिखारी ने कितना कलेक्शन किया, उसका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो इससे पाकिस्तान का नाम बुरा हो रहा है। अब वो कह देते हैं कि वो हिंदुस्तानी है। जाहिर बात है, 5 मिनट के लिए तो सऊदी की पुलिस भी गश खा जाती है कि शायद हिंदुस्तानी है, लेकिन 10 मिनट में पता लग जाता है कि हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी है। जी चलिए, ठीक है नदीम साहब, आपका रिएक्शन इस पर भी चाहेंगे। और हालांकि आप नौकरी की बात करते नजर आ रहे थे, खाड़ी देश 60% पाकिस्तानी नौकरी के काबिल ही नहीं है। आप ही के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था, पाकिस्तान के द्वारा ही। जी बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा था देवनाथ जी की पहले बात को मैं जरा थोड़ी सी करेक्शन करूं तो ये है कि अगर किसी को अपने धर्म के बारे में नहीं पता तो पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि उसको रोक लिया जाए वीजे के लिए। वो जाता है और उसके लिए कोई टेस्ट नहीं दिया जाता कि पहले वो नमाज का तरीका बताए और फिर वो ज़कात की बात करे और फिर वो उसको वीजा लगेगा। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन सा मुल्क होगा जो ऑफिशियली लोगों को भेज रहा है कि जाके वहां पे भीख मांगो और भेजो? मतलब आपकी सेंस समझ आती है किसी को कभी भारत में? और तीसरी बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे भारत से कॉल नहीं आई, किसी वेलफेयर स्टेट से आई है जिनके यहाँ गुर्बत नहीं है, जिनके यहाँ लैट्रीनें पूरी हैं। 2017 में आपकी एक टॉयलेट फिल्म आई थी, आज तक 17% भारतीय जो है वो विदाउट टॉयलेट है। तो आप मुझे ये बताइए कि किस मुल्क से मुझे कॉल आई है। मैं जरा हैरानी से सुनना चाह रहा हूं कि हम चाहेंगे आप भारत दौरा जरूर करें एक बार। वो फिल्म जागरूकता के लिए थी, हम एटलीस्ट वो फिल्म बना रहे हैं, देश की बातें कर रहे हैं ना। ये कहां से आवाजें आ रही हैं कि वेलफेयर स्टेट नहीं है हिंदुस्तान, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, वहां से डंकी लगा के लोग जाते हैं, वहां पे गुर्बत का मामला है। मेरा ये ख्याल है कि आपको प्रोग्राम बजाय ये करने के गुर्बत के ऊपर करें, पॉवर्टी के ऊपर करें, जो दोनों मुल्कों का बड़ा मसला है। नदीम साहब जरा पेशेंस के साथ सुनिएगा। धर्म के नाम पे तो नहीं लेने जाते, ठीक है। भारत में बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि दूध की नहरें बह रही हैं और मसला कोई नहीं है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनस्किल्ड लोग ज्यादा हैं, पॉवर्टी ज्यादा है। आज भी आग अगर एग्रीकल्चर लैंड के लिए लंबी कतारें भारत में नहीं पाकिस्तान में है ये हालत। नदीम साहब जरा गौर से एक आंकड़ा नदीम साहब, एक 50 लाख पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हैं जो जिसमें से 56,000 भेज दिए गए हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, जिसमें टेक्नीशियंस हैं, 50 लाख से ज्यादा हैं। आप ही देश से आता है जो नौकरी के काबिल नहीं बताया जा रहा है वहां मौजूद लोगों को। आपकी ये हालत तब है नदीम साहब, पाकिस्तान नहीं, आप समझिए, आप समझ आता है, हमें समझ आता है कि आपका यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर किस तरह से बोलना, हम समझ रहे हैं, हम जरूर समझ रहे हैं, ये जरूरी है, ये जरूरी है, आपके ये बयान जरूरी हैं। लेकिन नदीम साहब, आपकी ये हालत तब है विभाजन के समय पर जब खजाने में, भारत के खजाने में 400 करोड़ थे, उसमें से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए गए ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन आतंक, कर्ज और अब भी यही पाकिस्तान की पहचान बन करके रह गई है। जरा इस पर गौर फरमाइए। हमारे सिर्फ 25 करोड़ है, पाकिस्तान में सिर्फ 25 करोड़ है, आपके खाने वाले 1.5 करोड़ हैं। आप अपने बैंकों की हालत देखेंगी तो 1.5 करोड़ में कुछ भी नहीं आएगा। मांगने कौन जा रहा है नदीम साहब? चलिए ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि आप अपने छत पे खड़े हैं तो दूसरों का घर दिख रहा है, आपको अपना घर नहीं दिख रहा। प्रज्ञा जी, यहाँ पर जो स्थिति इस वक्त, तो हैरत हो रही है कि ये भारत से कॉल आई है, ये स्वीडन से कॉल आई है मुझे।
हमें हैरत हो रही है कि आप पत्रकार होकर के वहां की सरकार से सवाल पूछने की वजह सफाई दे रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके चिंता जताने की जगह पर चर्चा कर रहे हैं आप। ठीक है प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, ठीक है, दामन दागदार ना हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रज्ञा जी। पहला पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन दागदार ना हो। मुझे हैरत हो रही है कि अपने पैनलिस्ट जो आपने बिठाए हैं, इन्होंने एक दफा क्यों नहीं देखा कि भारत की हालत क्या है। आपने शायद कैप्टन साहब को सुना नहीं नदीम जी, इसीलिए कहते हैं एक अच्छे श्रोता बनिए। आपने शायद कैप्टन साहब को सुना नहीं, उन्होंने चर्चा की शुरुआत ही इस बात से करी थी, लेकिन आपका फोकस सफाई देने पर ज्यादा था। ठीक है प्रज्ञा जी। देखिए, सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि ये डिबेट ये भारत की गुर्बत के बारे में नहीं है, ये डिबेट हो रही है पाकिस्तानी गुर्बत के बारे में है। मैंने इसलिए तो कहा है कि पहला पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन दागदार ना हो। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए जी, प्लीज प्लीज आप बोलिए। अब भारत की गुर्बत के बारे में आप बात ना करें, क्योंकि आप अभी फॉरेक्स को मैं देख रही थी कि आप कंपेयर कर रहे थे, तो वो कंपेयर आप नहीं करें, बेहतर है। और आप बोल रहे थे कि 50 लाख पाकिस्तानियों की ये 55,000 एक साल में रुके हैं, उसके जरिए 50 लाख जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप पॉपुलेशन का परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए कि भारत में ज्यादा गरीबी है कि पाकिस्तान में ज्यादा गरीबी है। कम लोग हैं वहां पर ऑलरेडी, तो कम आंकड़े वाइज तो कम ही आएगा ना, लेकिन परसेंटेज वाइज ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पाकिस्तान में ज्यादा गरीबी है। खैर उसकी बात नहीं है, बात मैं मानता हूँ तरीके से उम्रा और हज की जो वीजा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है एक नेक्सस बना के। हमारी बात आज इस पे हो रही है, ठीक है ना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो सऊदी अरेबिया है हमारा, और हमारा जितने भी आप लोगों के धर्म के जो लोग हैं, उन्होंने ही मतलब कि आपके जो इनके पाकिस्तानी नेशनल्स को, सो कॉल्ड पाकिस्तानी नेशनल्स को डिपोर्ट किया है। तो ये आप मुझे जवाब दीजिए कि ये जो भीख मांग, ये जो धर्म के नाम पे, इस्लाम में धर्म के नाम पे जो भीख मांग रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, आप इसको कैसे रोक रहे हैं? देखिए, मैंने तो पहली बात ये बताई है, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। धर्म वाले लोगों को हरगिज पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई उम्रे के लिए जा रहा है तो उसका टेस्ट लिया जाएगा कि तुम्हें मजहब आता है या नहीं आता, तुम्हें अपने मजहब के बारे में कुछ पता है, रिलीजन के बारे में कुछ पता है कि नहीं। हरगिज नहीं रोका जाता। कोई बंदा पाकिस्तान में ये जाहिर है बता के भी नहीं जाएगा कि यहाँ से मैं भीख मांगने जा रहा हूँ, या एयरपोर्ट पे वो इंटरव्यू देगा कि मैं भीख मांगने जा रहा हूँ। ये चीजें तो साफ समझ में आती है कि कोई अगर होगा, 66,000 लोगों को लेकिन मसला नदीम साहब, इसी को सुरक्षा सिक्योरिटी कहते हैं, जिसका मजबूत होना जरूरी होता है, जिस पर आप कह रहे हैं कि कोई ये नहीं बता, कोई ये थोड़ी बताता है, चोर ये थोड़ी कहेगा मैं चोरी करने जा रहा हूँ। ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए मजबूत, ये कह रहे हैं। दूसरी चीज, आपने पत्थर मारने की बात कही नदीम साहब, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत आपको पत्थर नहीं मार रहा है, बल्कि पड़ोसी मुल्क होने के कारण हम चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी सही से रहें, इस तरह से दूसरे देश से बेइज्जती ना कराए। ना 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 ना, भारत में इस खबर को लिया जाता है। मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम करें कि भारत की लेटरीनें पूरी कर लें, उनके टॉयलेट्स पूरे कर लें। 2017 में आपकी फिल्म ने तबाही मचा दी थी कि भारतीय कर क्या रहे हैं। लोटा लैक ऑफ नॉलेज है आपको, लैक ऑफ नॉलेज है नदीम साहब। ना बतौर पत्रकार ये उम्मीद तो नहीं करते, लैक ऑफ नॉलेज। अमित जी, पाकिस्तान में आज भी बार-बार आप टॉयलेट की बात कर रहे हैं। जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, तो उन्होंने एक बात कही थी अपने स्पीच में, कहा था कि अगर आपको लड़ाई करनी है तो आइए हम लड़के गरीबी के खिलाफ लड़ाई करते हैं। और 2025 तक उन्होंने वादा किया कि अगले 5 साल में जो है 2019 का जब चुनाव होगा तो हम इसमें तय करेंगे कि हमने कितनी गरीबी खत्म करी और आपने कितनी गरीबी खत्म करी है। आप देखिए कि आप ये मसले को बार बार उठा रहे हैं कि आपके यहाँ एक टॉयलेट फिल्म आई थी और उसको हमने दर्शाया था कि अगर हमारे यहाँ कहीं पे भी अगर अभी लोग भी जागरूक नहीं है तो हम उनको जागरूक करने का काम कर रहे थे टॉयलेट मूवी के द्वारा। और आपने देखा है कि लगातार एक संकल्पित माहौल रहा है पिछले हमारे 5 साल में, लगभग करीब 12 करोड़ लोगों को जो है टॉयलेट दिया गया
और घर घर जाकर जो है हर घर शौचालय एक अभियान चलाया गया, लोगों को शिक्षित किया गया, लोगों को आगे बढ़ाया गया। आप जिन मसलों की बात कर रहे हैं, आपने चाइना कॉरिडोर बना दिया, पीओके आपने बेच दिया, आपने इंच इंच जगह बेच दी, आप पोर्ट आप बेच रहे हैं, आप हर तरीके से जो है दूसरे देशों पे निर्भर हैं। और आप ये बात कह रहे हैं जो भारत खुद आत्मनिर्भर है, आज डिफेंस में हमारा लगभग 2.5 लाख करोड़ का कारोबार है, और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है। सबसे शर्म की बात है कि आप जिस देश को आईना दिखाना चाह रहे हैं, आप उसके 1 इंच मात्र भी आपने 2014 से 2025 तक कहीं पे भी एक तरक्की का एक फाउंडेशन तक नहीं रख पाए। आपके यहाँ 2 प्रधानमंत्री हैं, 2 राष्ट्रपति हैं, आपका देश आपकी आर्मी चला रही है, आपको इस बात की शर्म नहीं है, आपको जरा सा भी मलाल नहीं है कि आपके बच्चे जो मासूम बच्चे जो हैं घर से उठा के आतंकवादी बना दिए जाते हैं, उनको जो है डिटोनेटर दे दिया जाता है और बम धमाके में मारे जाते हैं। रोज आए दिन कश्मीर में आके बम फोड़ते हैं, आप उनको नहीं सही कर पा रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं, पूरे विश्व में मुसलमानों को मसीहा बनने का प्रस्ताव रखते हैं, और आप ये कह रहे हैं, आप ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके लोगों को धार्मिक ज्ञान नहीं है। अगर वो हज उम्रा के नाम पे जा रहे हैं तो उनको धार्मिक ज्ञान तक नहीं है, अपनी पुस्तक का, अपनी कुरान का ज्ञान नहीं है, अपनी कुरान की आयतें नहीं पता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अपनी बारी में बोले, एक एक करके बोले तो आपकी बात समझ आएगी। यहाँ ऐसे डिबेट नहीं होता है, एक एक करके प्लीज बोलिए अमित जी। अमित जी, एक सवाल इसी बीच मेरा है कि 40 देश एक साथ डिपोर्ट करें, क्या इसे अब भी रूटीन प्रोसेस कहा जाए, या अब इस्लामिक देश भी भरोसा तोड़ रहे हैं पाकिस्तान पर? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी तरीके से भरोसा खो दिया है पाकिस्तान ने। और जैसे ये पत्रकार महोदय बता रहे थे, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि उनकी जो पत्रकारिता वाली जो एक शैली होनी चाहिए थी, वो शैली उन्होंने खो दी, उन्होंने आपा ही खो दिया। आप हमें आईना दिखा रहे हैं, आपको खुद आईना देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान पूरे मुल्क में, पूरे विश्व में जो है ये दम भरता है कि हम एक मुस्लिम प्रधान देश हैं, हम एक सभी मुस्लिमों को हम जो है सबके नेता बनना चाह रहे हैं, और ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे लोगों को अगर वो हज उम्रा जाते हैं तो उनको नॉलेज नहीं है, और ये ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। दलीलें आप सुन लीजिए इनकी, कि कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि अगर वो कोई हज उम्रा करने जा रहा है तो उसको कुरान की आयतें दलीलों में ही अपनी सुरक्षा पर सवालिया निशान खुद नदीम जी उठाते नजर आ रहे हैं। आएंगे नदीम जी आपके पास। कैप्टन साहब, आतंक और भीख, क्या दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की छवि खत्म की है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की छवि थोड़ी नरम है, नाजुक है, शायद नेगेटिव साइड में है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैं दे देता हूं, कह रही है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 3.5% है, और उनका रिमार्क है मैनेजेबल, यानी भारत इससे उबर जाएगा। और वर्ल्ड बैंक की वही रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी 7.1% है, जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बहुत कंसर्न वाली है, यानी चिंताजनक वाली है। तो भारत में अगर बेरोजगारी है तो हमारे बेरोजगार क्या करते हैं मैं बताता हूं। हमारे बेरोजगार नौकरी ढूंढते हैं, छोटी नौकरी ढूंढते हैं, अगर वो स्किल्ड हैं फिर भी सेमी स्किल्ड काम करके कुछ पैसा कमाते हैं। हमारे बेरोजगार दूसरे देश में जाकर भीख मांगने की प्लानिंग नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो बेरोजगार हैं, इतनी बड़ी बेरोजगारी में, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे कुछ नहीं है, तो वो सोचते हैं चलो यार ऊपर से एक एजेंसी है मुझे स्पॉन्सर करके भेज रही है मक्का मदीना, चला जाओ। आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, तो हमें याद रखना पड़ेगा, ये जो जा रहे हैं मक्का मदीना, क्या है इनके पास, इनके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि वो मक्का मदीना खुद जाएं? जब उनकी इनकम ही नहीं है तो वो मक्का मदीना जाने के लिए और नदीम जी बार-बार डंकी का जिक्र आप कर रहे हैं। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है जाहिर बात है स्पॉन्सर्ड होते हैं एक गैंग द्वारा। बिल्कुल ना कैप्टन साहब आएंगे आपके पास। नदीम साहब, डंकी का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। भारत में अगर डंकी की बात आप करेंगे, इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि डंकी नहीं होता था, लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। हरियाणा सरकार, अगर आप खबरों से मुखातिब होंगे तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, इस पर टीम बनाई गई है। केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, टीम बनाई गई है। डंकी मार के जाते हैं लेकिन वहां रोजगार तलाशते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। वहां किसी भी देश से भारत नहीं भेजे जा रहे हैं भीख मांगने के कारण। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। एक सवाल आपसे, क्या साख गिरी कि नहीं गिरी इस रिपोर्ट से? हाँ या नहीं, सीधा जवाब।
ऑब्वियसली ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं, मगर आज ही यूएन की एक और आती रिपोर्ट भी रहती है, आई how हुई है normal। उसमें। हाँ, नहीं, उसमें जो यूएन की आज की रिपोर्ट है और कुछ ही देर पहले आई है, उसमें ये बताया गया है कि पहलगाम का वाकया जो है, भारत ने बिल्कुल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसको बनाते हुए यूएन ने सारी वो निटी ग्रिटी साफ कर दी है, सामने दे दी है। मेरे ख्याल में आज की खबर वो होनी चाहिए थी, आपको मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए था इसको। जरूर जरूर, अगली बार आपके प्रधानमंत्री जाकर के अलग अलग डींगे हाँक करके और आप उम्मीद करें कि उन डींगों पर हम बातचीत करें। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट लेंगे सभी से। प्रज्ञा जी। नहीं, यूनाइटेड नेशन मेरा महान मंत्री नहीं चलाते, मेरे वजीर आजम नहीं चलाते। नहीं, ये भी आप कह ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है प्रज्ञा जी, फाइनल कमेंट के लिए आएंगे नदीम जी। प्रज्ञा जी आपसे शुरुआत। ये सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं है, ये सऊदी अरब हो, यूएई हो या मलेशिया हो, कोई भी देश हो, कहीं एक से आ रही होती डिपोर्टेशन तो बात थी। जब सब जगह से आ जाए, जब सब जगह से डिपोर्टेशन होने लगे, तो ये किसी देश के लिए मतलब ये बहुत शर्मनाक बात हो जाती है। और आप लोगों ने जो एक उम्रा और हज के नाम पर ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा एक नेटवर्क बना लिया है, ध्यान देने की भारत में कम से कम लोग धर्म के नाम पे तो भीख मांगने नहीं जाते हैं। मेरा बस इतना कहना है। ठीक है कैप्टन साहब, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लोग ये समझेंगे कि अगर वो विदेश में जाते हैं, चाहे लीगल तरीके से जाएं या इलीगल तरीके से जाएं, नौकरी करके वहां पैसा कमाएं, खून नहीं तो कम से कम अपना पसीना देकर पैसा कमाएं। भारत से भी जाते हैं लोग, छुप छुपा के जाते हैं, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन जब वो विदेश में जाते हैं तो पसीना बहाते हैं। बिल्कुल, चलिए पैसा कमाने के लिए। जी अमित जी जल्दी फाइनल कमेंट 10 सेकंड सर। देखिए, नजीम जी ने कहा कि पहलगाम के वाकया को जिक्र किया और यूएन और यूएस की जो रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हैं उसमें वो ये बताना भूल गए हैं कि पाकिस्तान के आए हुए लोगों ने जिस तरह हमारी माताओं और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा था उसका हमने माकूल जवाब दिया है। और 6 मई और 7 मई और 8 मई 10 मई की जो घटना हुई थी वो अभी तक पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी हैं वो उबर नहीं पाए हैं। और जिस तरह से जो है जब लड़ाकू विमानों को क्रिकेट के मैदान में भी ले जाया गया तो हमारे खिलाड़ियों ने भी जिस तरह से आपको माकूल जवाब दिया है तो आपकी भाषा में आपको जवाब मिला है। तो मुझे लगता है कि आपसे बहस करके यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई फाइनल कमेंट उम्मीद करेंगे समस्याओं पर आपका फाइनल कमेंट देश को भिखारी ही रहेगा। समस्याओं पर सॉल्यूशन। मैं 2 जुमलों में बात को खत्म करूंगा। जिसकी देवनाथ जी बात कर रहे हैं उस जंग में हमें छोड़े। हम क्या कहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने भारत को बचाया था, जंग फौरी तौर पे रुकवाई थी, वो बार बार कहते हैं कि आपके साथ वो जहाज गिरे हैं जो नहायत कीमती थे। और फाइनल कमेंट मेरा ये है कि देखें, ये किसी नेशनैलिटी का मसला नहीं है, ये ना भारतीय हैं, ना पाकिस्तानी हैं, ना इंडोनेशिया। चलिए, भिखारियों के लिए भी अब इन्होंने कह दिया धर्म का मसला नहीं है। ठीक है, आतंक के समय पर यही कह देता है पाकिस्तान और अभी भी यही कह दे रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो पाकिस्तान को तमाम देश अपनी समस्या मानने लगी है, पार्टनर नहीं मान रही है। और अगर ये सब झूठ है तो एफआईए के द्वारा 66,000 लोगों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। तमाम आंकड़े हैं, फिलहाल पाकिस्तान के अपने बयान सुन लिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।